हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में देखिए हम देखेंगे चैप्टर 1 हमारा चल रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म क्या होते हैं, इनका विकास कैसे होता है और टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष के कितने प्रकार होते हैं, उनकी भी स्ट्रक्चर और उनकी की पूरी यहाँ पे डिटेल में जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं भ्रूणपोष की, तो भ्रूणपोष से संबंधित आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन भ्रूणपोष से संबंधित बनता है वो ये है कि भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो भ्रूणपोष होता है उसकी सूत्र गुणिता कैसी होती है। उसकी सूत्र गुणिता होती है ट्रिप्लॉइड, अर्थात भ्रूणपोष जो है यह एक त्रिगुणित संरचना होती है। अब नॉर्मली आप देखेंगे कि जो भ्रूणपोष का डेवलपमेंट या विकास होता है उसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। इसके पहले आपने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आप क्या देखते हैं कि ये जो भ्रूणकोष या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना होती है उसमें आप नॉर्मली पाते हैं कि जो अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका के साथ जो पहला नर युग्मक होता है ये क्रिया करके जाइगोट बना लेता है। ये क्या बना लेता है? यह एक द्विगुणित संरचना जाइगोट बना लेता है। जबकि आपने देखा था कि जो द्वितीयक केंद्रक होता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ जब दूसरा नर युग्मक मिलता है तो इस प्रक्रिया को हम ट्रिपल फिजन यानी कि त्रिसंलयन कहते हैं। तो इसमें से आप पाते हैं कि जब द्वितीयक केंद्रक के साथ आकर के दूसरा केंद्रक मिलता था तो एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करते थे जिसको हम कहते थे PEN। क्या कहते थे इसको हम? PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, अर्थात प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है वो यहीं से होता है। कहां से होता है? इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और ये भ्रूणपोष क्या करता है? जो भ्रूण विकसित हो रहा होता है उसको पोषण देने का काम करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंड कोशिका से जब पहला नर युग्मक बना तो यह एक द्विगुणित संरचना यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। और अब जाइगोट धीरे धीरे किस में बदलेगा? धीरे धीरे भ्रूण में बदल जाएगा। तो जाइगोट तो बदल रहा है किसमें? भ्रूण में। और ये जो त्रिगुणित संरचना बनती है जिसको हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है यह किस में बदल जाता है? यह बदल जाता है भ्रूणपोष में। और यह भ्रूणपोष में बदल जाने के पश्चात भ्रूणपोष क्या करता है? इस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो नॉर्मली जब भी बात आती है किसी भी एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के डेवलपमेंट की, तो नॉर्मली आपको देखना है थोड़ा सा यहाँ पे कि निषेचन की जब प्रक्रिया होती है उसमें पराग नलिका में उपस्थित जो दोनों नर युग्मक होते हैं वो बेसिकली भ्रूणकोष के अंदर विसर्जित कर दिए जाते हैं। इसमें से हमने आपको पहले ही बताया कि जो पहला नर युग्मक होता है यह अंड कोशिका के साथ मिलता है और किसका निर्माण करता है? एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करता है, अर्थात जाइगोट का निर्माण करता है। जबकि जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करता है और संयोग करने के पश्चात एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। और इस त्रिगुणित संरचना को ही हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी इसी त्रिगुणित संरचना से ही आगे चल के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि भ्रूणपोष की सूत्र गुणिता कितनी होती है तो आपको बताना है त्रिगुणित, अर्थात ट्रिप्लॉइड होती है। यदि कोई पूछे भ्रूणपोष का निर्माण कहां से होता है तो आपको बताना है कि द्विनिषेचन की प्रक्रिया में, जब आपको याद रखना है कि जब ट्रिपल फिजन की प्रक्रिया होती है अर्थात त्रिसंलयन की प्रक्रिया होती है तो उसमें से एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण होता है जिसे हम प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और इस प्रकार से जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो भ्रूणपोष होता है यह विकास करते हुए अर्थात विकसित होते हुए जो भ्रूण होते हैं उसको पोषण प्रदान करने का काम करता है यानी न्यूट्रिशन देने का काम करता है। यह प्रक्रिया ओवरऑल जितने भी आवृत्तबीजी पादपों के कुल हैं उनमें पाई जाती है। लेकिन कुछ इसके अपवाद या एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आर्किडेसी फैमिली जो है, इसके अलावा
पोडोस्टोमोनेसी फैमिली और ट्रेपेसी कुल जो होते हैं ये इसके अपवाद हैं। इन कुलों में इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, अर्थात भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता ट्रिप्लॉइड होती है और भ्रूणपोष का निर्माण कहां से होता है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भ्रूणपोष के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो भ्रूणपोष का जो विकास है यहाँ पे, या अर्थात ये कह सकते हैं कि जो भ्रूणपोष के जितने भी प्रकार हैं इनको बेसिकली डेवलपमेंट और ओरिजिन के आधार पे बांटा गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भ्रूणपोष को यदि हम विकास और उत्पत्ति के आधार पर बांटे तो मुख्य रूप से 3 भागों में इसको बांटा गया है। तो देखिए भ्रूणपोष मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, विकास और उत्पत्ति के आधार पे। तो सबसे पहला जो भ्रूणपोष का प्रकार है वो है स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष, जिसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा जो प्रकार है वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष को हम कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। और इसके बाद जो तीसरा और आखिरी प्रकार है भ्रूणपोष का वो होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म, यानी कि हेलोबियल भ्रूणपोष। तो इस प्रकार से तीनों के तीनों भ्रूणपोष समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। अब चूंकि आपको यहां पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष, यानी इस प्रकार के भ्रूणपोष में जब डेवलपमेंट होगा भ्रूणपोष का तो इनमें जो नाभिक होता है अर्थात जो केंद्रक होता है उसका स्वतंत्र रूप से पहले विभाजन होता है, इसीलिए इसको हम स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। केवल आपको माइंड में इतना बिठा के रखना है कि स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष का मतलब है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण के समय जो नाभिक या केंद्रक होते हैं ये स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं और भित्ति का निर्माण इनमें बाद में होता है। अर्थात पहले स्वतंत्र रूप से केंद्रकों का विभाजन या नाभिक का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद जाकर के भित्ति का निर्माण होता है। फिर इसके बाद आप पाएंगे कि कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब होता है कि कोशिका निर्माण के समय ही भित्ति का निर्माण हो जाएगा। इसमें दोनों में फर्क समझिए आप, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष में क्या कहता है कि इसमें नाभिक पहले स्वतंत्र रूप से विभाजित होते हैं, उसके पश्चात भित्ति का निर्माण होता है। लेकिन कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या है कि कोशिका निर्माण के समय ही भित्ति का निर्माण होता है। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष यानी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिए इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण के समय जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है यह स्वतंत्र रूप से बार बार विभाजित होता है और विभाजित हो करके बहुत से केंद्रकों का निर्माण कर लेते हैं। और आपको देखना है कि इन केंद्रकों के विभाजन के बाद भित्ति निर्माण नहीं होता है। कुछ समय पश्चात भ्रूणपोष के जो मध्य भाग होते हैं उनमें एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है तथा सभी केंद्रक भ्रूणपोष के परिधीय भाग में व्यवस्थित हो जाते हैं और चैलेजल क्षेत्र में केंद्रकों की संख्या अधिक होती है। 2 से 3 चीजें यहां पे सामने निकल के आ रही है। इसके बाद देखिए क्या है कि स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन की क्रिया के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता है। सामान्यतया कोशिका भित्ति का निर्माण जो है परिधि से केंद्र की ओर होता है, अर्थात कोशिका भित्ति का निर्माण पहले परिधि की ओर होगा, उसके बाद फिर जाके कहां होगा, केंद्र की ओर होगा। तो केवल आपको इतना याद रखना है कि जब भी बात आती है स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष की तो इनमें आपको याद रखना है कि पहले स्वतंत्र रूप से केंद्रकों का अर्थात नाभिकों का विकास होता है और इसके पश्चात आपको याद रखना है कि भित्ति का निर्माण होता है अर्थात भित्ति का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष यानी फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो जब भी आपको याद रखना कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं इनमें लगातार केंद्रकों का विभाजन होता है और फिर बाद में जाकर के भित्ति का निर्माण होता है। इसी कारण से इसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये हमारे पास बीजांड की संरचना है जिसके अंदर आपको भ्रूणकोष की संरचना नजर आ रही है। अब चूंकि इस भ्रूणकोष या मादा युग्मकोद्भिद के अंदर एक संरचना आपको दिखाई दे रही है जाइगोट की और दूसरी संरचना जो है ये है प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस है इसमें लगातार केंद्रकों का क्या होगा, विभाजन होगा। तो केंद्रकों के विभाजन के परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंटिंग एम्ब्रियो यानी कई सारे केंद्रकों वाला भ्रूण जो है धीरे धीरे तैयार होगा। और फिर इसके बाद आपने क्या देखा
कि इनके बीच में एक बहुत बड़ी रिक्तिका बन जाती है, यानी वैक्यूल का निर्माण हो जाता है। और फिर आगे चल के लास्ट में आप पाएंगे कि इनमें भित्ति का निर्माण भी होने लगता है। तो पहले तो आप देख रहे हैं कि ये दो केंद्रक हैं, इनमें से कई सारे केंद्रकों का निर्माण हो रहा है। तो यानी पहले केंद्रकों का निर्माण होगा, कई बार विभाजन होगा और फिर उसके बाद जाकर के भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंटिंग जो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म होते हैं उसको हम फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। इसके बाद देखिए जो दूसरा प्रकार है यहां पे भ्रूणपोष का, वो है कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के निर्माण के समय जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होते हैं, अर्थात जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होते हैं, इनके प्रत्येक विभाजन के साथ साथ भित्ति निर्माण भी होता है, जिसके कारण जो भ्रूणपोष होता है वो बहुकोशिकीय हो जाता है। और यह जो भ्रूणकोष होता है यह प्रायः गैमोपेटली कुल के सदस्यों में पाया जाता है। नॉर्मली आपको याद रखना है कि जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष में आपको यहां पे देखना है कि ये जो डायग्राम नजर आ रहा है आपको, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इनमें जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, इनका जब विभाजन होता है तो इनमें विभाजन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इनके चारों ओर भित्ति का भी निर्माण जो है साथ ही साथ हो रहा है। तो आप यहां पे देख सकते हैं 2 कोशिका है, 2 से यहां पे 1 2 3 4 5 कोशिका हो गई। फिर यहां पे देखिए और कोशिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिका का निर्माण तो होगा, यानी कई सारी कोशिकाएं तो बनेगी, लेकिन कोशिका विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण भी आपको देखने को मिलता है। इन सबके अंदर आप देख रहे हैं कोशिका विभाजन तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में भित्ति का निर्माण भी होता जा रहा है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष का मतलब है कि कोशिका निर्माण के समय ही भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। कोशिकीय भ्रूणपोष में आप पाएंगे कि यह भ्रूणपोष जो है बेसिकली प्रायः कई प्रकार के कुलों जैसे गैमोपेटली कुल के सदस्यों में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं प्लांट के, जैसे डायमिस हो गया, इसके अलावा एडोक्सा का प्लांट हो गया, धतूरा का प्लांट हो गया, इसके अलावा जो अमरवेल कस्कूटा का प्लांट हो गया और पिटूनिया का प्लांट हो गया। इनमें आपको कोशिकीय भ्रूणपोष नजर आता है, अर्थात कोशिकीय या सेलुलर आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। तो सबसे जो पहला एंडोस्पर्म का प्रकार है वो है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष। स्वतंत्र नाभिकीय भ्रूणपोष का मतलब है कि नाभिक पहले स्वतंत्र रूप से विभाजन होगा, केंद्रकों का स्वतंत्र रूप से विभाजन होता है और उसके पश्चात जाकर के भित्ति का निर्माण होता है। जबकि कोशिकीय भ्रूणपोष में आपको याद रखना है कि सबसे पहले कोशिका विभाजित होगी और कोशिका विभाजन के साथ ही साथ यहां पे भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। इसी कारण से जो एम्ब्रियो बनेगा ये बहुकोशिकीय हो जाता है। अब इसके बाद देखिए जो तीसरा प्रकार है हैलोबियल भ्रूणपोष, हैलोबियल एंडोस्पर्म। तो अब आपको हैलोबियल भ्रूणपोष यानी कि हैलोबियल एंडोस्पर्म समझना है। यहाँ पे देखिए यह बेसिकली स्वतंत्र नाभिकीय एवं कोशिकीय नाभिकीय भ्रूणपोष का मध्यवर्ती प्रकार है, यानी इन दोनों के मध्य का लक्षण किसमें पाया जाएगा? हैलोबियल भ्रूणपोष में। आपको याद रखना है कि इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है इसको हम हैलोबियल भ्रूणपोष इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो भ्रूणपोष होता है इसका निर्माण बेसिकली जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनका एक वर्ग होता है जिसका नाम है हैलोबियल्स। तो हैलोबियल्स वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं इनमें मुख्य रूप से हैलोबियल भ्रूणपोष देखने को मिलता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ गया हैलोबियल भ्रूणपोष। अब आपको यहां पे समझना है कि इसके परिवर्धन के समय यानी इसके विकास के समय जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद एक अनुप्रस्थ भित्ति का निर्माण होता है, जिससे जो भ्रूणपोष होता है यह 2 कोष्ठों में अर्थात 2 चैम्बर में बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष जो केंद्रक होता है इनमें विभाजन होता है और विभाजन के पश्चात जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वह 2 चैम्बर में बढ़ जाता है। अब आपको यहाँ पे दोनों चैम्बर समझना है। उन दोनों चैम्बर या दोनों कोष्ठों में से जो पहला कोष्ठ होता है वो कहलाता है बीजांड द्वारी कोष्ठ।
जिसको हम माइक्रोपोलर चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? माइक्रोपोलर चैम्बर, अर्थात बीजांड द्वारी कोष्ठ, यानी बीजांड द्वार के सिरे में जो कोष्ठ बनेगा, चैम्बर बनेगा, उसको हम माइक्रोपोलर चैम्बर या बीजांड द्वारी कोष्ठ कहेंगे। जबकि चलाजा वाले भाग में यानी निभाग वाले भाग में जो कोष्ठ या चैम्बर बनेंगे उनको हम कहेंगे निभागी कोष्ठ या चलाजल चैम्बर। तो यहां पे सबसे पहले तो आपको देखना है कि दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में लेना है। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, जो बीजांड द्वारी कोष्ठ होते हैं ये बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? ये बड़े होते हैं, जबकि जो निभागी कोष्ठ होते हैं ये अत्यंत छोटे होते हैं। इसके अलावा जो बीजांड द्वारी कोष्ठ होते हैं उनमें उपस्थित जो केंद्रक होते हैं ये स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन द्वारा बहुत से केंद्रकों का निर्माण करते हैं और ये केंद्रक परिधीय भाग में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो बीजांड द्वारी कोष्ठ होता है ये बड़ा चैम्बर होता है, और जबकि जो निभागी कोष्ठ होता है ये अत्यंत छोटा चैम्बर होता है। जो बीजांड द्वारी कोष्ठ होता है, चैम्बर होता है, उसमें जो उपस्थित केंद्रक होते हैं इनमें स्वतंत्र नाभिकीय विभाजन होता है और बहुत से केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और ये केंद्रक बेसिकली परिधीय भाग में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। और इसके पश्चात इनके मध्य भित्ति का निर्माण होता है। देखिए, यानी इसमें भी वही है। इसमें क्या सिस्टम है कि दो चैम्बर का निर्माण हो जाएगा। चैम्बर का निर्माण होने के पश्चात जो बीजांड द्वारी कोष्ठ है उसमें उपस्थित जो केंद्रक होते हैं इनमें स्वतंत्र विभाजन होता है और बहुत से केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और ये केंद्रक परिधीय भाग में जाकर के एकत्रित हो जाते हैं। और इसके पश्चात इनके मध्य क्या होता है? भित्ति का निर्माण भी होने लगता है। और अंत में जाकर के जो निभागी भाग होता है या निभागी कोष्ठ होता है वो बीजांड द्वारी कोष्ठ के बढ़े हुए आकार के कारण कुचल जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। तो इसके केंद्रक भी नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो बीजांड द्वारी कोष्ठ होता है ये आकार में काफी बड़ा होता है, जो कि धीरे धीरे करके जो छोटा वाला कोष्ठ या चैम्बर होता है जिसको हम निभागी चैम्बर कहते हैं उसको यह कुचल डालता है। अर्थात जो बड़े आकार का बीजांड द्वारी कोष्ठ होता है यह छोटे आकार के निभागी कोष्ठ को कुचल डालता है और नष्ट कर देता है, जिस कारण से निभागी कोष्ठ के अंदर उपस्थित केंद्रक भी नष्ट हो जाते हैं। इनके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे एरियोम्यूरस हो गया, बैलिसन एरिया का प्लांट हो गया, इसके अलावा लिम्ना फॉइटान हो गया आदि। ये सभी के सभी ऐसे प्लांट हैं जिनमें हेलोबियल एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हेलोबियल एंडोस्पर्म का डायग्राम भी देखना है। इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है कि जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है, हमने क्या कहा कि यह दो भागों में बंट जाता है। तो यह मुख्य रूप से दो भागों में बंट जाता है। पहला जो भाग होता है वो एमसी, यानी कि आपको यहाँ पे हमने शॉर्टकट में एमसी लिखा है। इसका मतलब यह है कि एम से माइक्रोपोलर और सी से चैम्बर, यानी बीजांड द्वारी कोष्ठ को हम माइक्रोपोलर चैम्बर कहेंगे और जो निभागी चैम्बर होता है उसको हम चलाजल चैम्बर कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने दो यहाँ पे चलाजी और चैम्बर। तो अब आप पाएंगे कि ये जो माइक्रोपोलर चैम्बर होता है, अर्थात यहाँ पे जो बीजांड द्वारी चैम्बर या कक्ष होता है ये काफी बड़ा होता है, और जो निभागी चैम्बर होता है अर्थात जो चलाजल चैम्बर होता है ये आकार में छोटा होता है। और इस प्रकार से आप पाएंगे कि इनमें लगातार केंद्रकों का विभाजन होगा और बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। तो माइक्रोपोलर चैम्बर में उपस्थित जो केंद्रक होंगे इनका स्वतंत्र रूप से विभाजन होता है और कई सारे केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात ये जो छोटा चैम्बर होता है ये आकार में अत्यधिक छोटा होता है, जिस कारण से ये जो बड़ा बड़ा चैम्बर है अर्थात जो माइक्रोपोलर चैम्बर है ये छोटे वाले चैम्बर अर्थात निभागी चैम्बर या चलाजल चैम्बर को कुचल करके नष्ट कर देता है, और फिर इस प्रकार से चलाजल चैम्बर का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पे उम्मीद करते हैं कि भ्रूणपोष होता क्या है और भ्रूणपोष के जितने भी टाइप्स होते हैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और यदि आप पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।